Assalamualaikum students. Today we are going to start the capital budgeting technique after time value of money. The second topic which we have is capital budgeting technique. अच्छा, बेसिकली कैपिटल बजटिंग टेक्निक होता क्या है और करते क्यों है? लेट्स सपोज आपने अपने कारोबार में कोई जो है नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, या आप कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं या कोई नया कारोबार शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है ना, नॉट इन एग्जिस्टिंग बिजनेस, आप जो है ना एक नया बिजनेस भी शुरू करने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली यू हैव टू डू सम पेपर वर्क, ठीक है। और बीइंग अ फाइनेंस स्टूडेंट, या अगर आप जो है ना वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को अपने बिजनेस में जो है ना वो रोल देते हैं, तो डेफिनेटली यू हैव टू डू प्रॉपर कैपिटल बजटिंग, ठीक है। अब कैपिटल बजटिंग बेसिकली होता क्या है, इसमें दो वर्ड्स आपके सामने नजर आ रहे हैं, द वन इज कैपिटल एंड द अदर इज बजटिंग। आपने बेसिकली ये देखना है, बजट में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फ्यूचर प्लानिंग करते हैं। इसी तरह इसमें भी जब हम लोग कैपिटल इन्वेस्ट करने लगते हैं, तो इन्वेस्टमेंट से पहले हम लोग एक फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, ठीक है। बजट बेसिकली आपको क्या बताता है, बजट आपको बताता है कि आप कितना स्पेंड करोगे, ठीक है, आपको स्पेंडिंग बताता है। और दूसरा, बजट में आपको क्या पता चलता है कि आपको कितना गेन होगा, ठीक है, या आपको कितना अमाउंट रिसीव होगा, ठीक है। तो इसमें आपको गेन और रिसीव का पता चलता है, और उसके अलावा स्पेंडिंग कि मैं कितने पैसे खर्च करूंगा और कितना जो है मुझे रेवेन्यू जनरेट होगा। इसी तरह व्हेन यू आर गोइंग टू डू इन्वेस्टमेंट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू कैपिटल बजटिंग, ठीक है। और इस कैपिटल बजटिंग के अलावा बस कुछ टेक्निक्स हैं जिनको हमने जो है उसमें डिस्कस करना है, ठीक है। सो जनरली वी हैव 4 कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स which we will discuss in this chapter. Okay, तो 4 हमारे पास कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स हैं। एक हमारे पास है पे बैक पीरियड, दूसरा है IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, नेट प्रेजेंट वैल्यू और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ये 4 बेसिक हमारे पास क्या है, कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स हैं, जिनको हमने अभी आगे जो है डिस्कस करना है। ओके, तो एग्जांपल हम लोग वही पुरानी एग्जांपल रखेंगे कि जूली मिलर इज इवैल्यूएटिंग अ न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट है उनके पास for her firm Basket Wonders BW. She has determined that after tax कटने के बाद कैश फ्लोज फॉर द प्रोजेक्ट विल बी, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिकली क्या है, ये कैश फ्लोज हैं, कैश इनफ्लोज, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो कैश इनफ्लोज हैं रिस्पेक्टिवली फॉर ईच ऑफ द ईयर 1 through 5, ठीक है। ये पहले साल का कैश फ्लो है, ये दूसरे का है, ये तीसरे साल का कैश फ्लो है, उसके बाद 4th ईयर का कैश फ्लो, और एट एंड यू हैव द कैश फ्लो ऑफ द 5th ईयर। और क्या कहते हैं कि इनिशियल कैश आउटले, इनिशियल कैश आउटले कितना है, 40,000 का, ठीक है। इनिशियल कैश आउटले ICO, ठीक है, वो कितना है, 40,000 का है। अच्छा, अब कहते हैं क्या है नेक्स्ट कहते हैं फॉर दिस प्रोजेक्ट शी अज्यूम दैट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स दैट बास्केट वंडर्स में अंडरटेकन, ठीक है। तो कहते हैं कि भाई इससे पहले जितने भी प्रोजेक्ट लिए हैं, ये बेसिकली क्या है, ये इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है। और इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट क्या होता है, इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट वो होता है whose acceptance or rejection does not prevent the acceptance of other project under consideration. Let's suppose आपने 2 प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं, प्रोजेक्ट नंबर A और प्रोजेक्ट B, ठीक है। आप एक और नया प्रोजेक्ट लेकर आते हैं विद द नेम ऑफ प्रोजेक्ट C, ठीक है। और अगर ये इंडिपेंडेंट है, अगर ये इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है, तो इसका मतलब ये है कि ये इनको इफेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। इफ इट इज डिपेंडेंट, ठीक है, अगर आप A और B 2 प्रोजेक्ट कर रहे हो और C जो है ना वो डिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है, डिपेंड अपॉन A, तो फिर जो है ना आपके लिए क्या हो जाती है, डिफिकल्टीज क्रिएट हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग अगर इसकी टाइमलाइन बनाएं
ठीक है। तो टाइमलाइन आपके सामने इधर शो हो रही है कि देखें पहले साल में पहले जो हमारे पास जो पहली प्रोजेक्ट में बजटिंग की टेक्निक है वो है पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड बेसिकली आसान अल्फाज में ये होता है कि लेट्स सपोज मैं 1 लाख रुपए कारोबार में लगाता हूँ, ठीक है, और 1 लाख लगाने के बाद मैं कहता हूँ कि यार 2 साल में ये कारोबार मुझे रिकवरी दे देगा। तो ये जो 2 साल मैंने बोले ये बेसिकली मैंने एक अजम्पशन की है, ठीक है ना। तो पे बैक भी आपको यही बताता है कि कितने अरसे में आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट वापस आपको रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। कितने अरसे में आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो आपने 40,000 लगाए, 1 लाख लगाए, वो कितने अरसे में, कितने सालों में, कितने महीनों में आपको जो है ना वो वापस हो जाएगी। तो देखें आपने क्या किया है, यहाँ पे जो है वो जो आपका आईसीओ है, इनिशियल कैश आउटले, वो है 40,000 का, और फिर पहले साल में 10,000 आए, फिर 12,000 आए, फिर 15,000 आए, फिर 10,000 और फिर 7,000, ठीक है। अब payback is the period of time required for the cumulative expected cash flow from an investment project to equal the initial cash outflow। वही बात कि मैं 40,000 लगा रहा हूं तो मैंने ये देखना है कि कितने सालों में मुझे ये 40,000 वापस मिल जाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने कैलकुलेशन मौजूद है इसकी, ठीक है। आईसीओ लगा दिया और आईसीओ लगाने के बाद हमारे पास ये सारी कैलकुलेशन आ गई हैं। तो देखें सिंपली पे बैक पीरियड का फार्मूला आपके पास क्या है, ये इसका फार्मूला है, ठीक है। पे बैक इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी होल डिवाइडेड बाय डी। अब आपके पास बी क्या है, आपके पास ए क्या है, आइए देखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले बी जो है आपके पास वो क्या है, 40 है, ठीक है। सी आपके पास क्या है, कॉमुलेटिव, ये देखें ये बेसिकली क्या है, कॉमुलेटिव इनफ्लो। कॉमुलेटिव इनफ्लो हम लोग इस तरह बना सकते हैं, आप इसको जरा और से देखिएगा, यहां पे आ जाएंगे ईयर्स, ठीक है, यहां पे आ जाएगा कैश इनफ्लो, ठीक है, और यहां पे आ जाएगा कॉमुलेटिव, कैश इनफ्लो, ठीक है। अब देखें 1 2 3 4, पहले साल में 10,000, फिर 12,000, फिर 15,000, फिर 10,000, पांचवें साल में कितना हो गया ये 7,000, ठीक हो गया। अच्छा अब इसके बाद कम्युलेटिव कैसे होगा, इसको सेम टू सेम आपने इधर लिख देना है, इसमें इसको ऐड करें और यहां पे लिख दें, तो कितने बन जाएंगे 22,000, ठीक है। इसमें इसको ऐड करें इधर लिख दें तो ये हो जाएगा 37,000, ठीक है। इसमें इसको ऐड करें इधर लिख दें 47,000, ठीक है, और आखिर में आपके पास क्या आ जाएगा 54,000 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे कि स्टैटिस्टिक्स में हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, ये सेम टू सेम वही चीज है, इसमें कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो अब देखें हमारे पास जो आईसीओ है, आईसीओ हमारे पास कितना है 40,000 है, आईसीओ इनिशियल कैश आउटले या आउटफ्लो, ठीक है ना, आउटफ्लो ऑफ द कैश। तो 40,000 कैश हमने पे किया है, वो माइनस में चल रहा है, ठीक है। तो आपके पास जो 40,000 आउटफ्लो है वो बेसिकली यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका आईसीओ आएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद जो है अब देखें, अब आपको जो है ना यहाँ पे ये देखना है कि ये कितने सालों तक जा रहे हैं। तो देखें 40,000 है, क्या 40,000 यहाँ पे पूरे हो रहे हैं, यहाँ पे नहीं हो रहे, ठीक है। ये 22,000 है, ये भी 40,000 नहीं पूरे हो रहे, तो 40,000 इन 2 सालों के दरमियान में आ रहे हैं ना। देखें 37,000 और 47,000 इन दोनों के दरमियान में ये 40,000 आ रहा है, ठीक है। तो ये जो 37 होगा ये बेसिकली आपके पास सी आ जाएगा, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। और ये जो डी होगा ये आपके पास डी स्मॉल लिखा है, तो ये आपके पास 10,000 आ जाएगा, डी आपके पास कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। और ये जो 37 है इसके सामने जो ईयर है ये बेसिकली आपके पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा।
तो देखें 3 प्लस 40 माइनस 37 डिवाइडेड बाई 10। तो देखें 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 10, तो 3 को जब आप डिवाइड करेंगे 10 पे तो आपके पास 0.3 आ जाएगा, और इसको जब इसके साथ जमा करेंगे तो 3.3 ईयर। इसका मतलब ये हुआ कि 3 साल और 3 महीने में आपको ये 40,000 रुपया वो पूरे हो जाएंगे। ये प्रोजेक्ट जो आप शुरू करने जा रहे हैं 5 साल के लिए, वो क्या करेगा, 3 साल और 3 महीने में आपको पेमेंट वापस कर देगा। उसके बाद जितना अर्सा ये प्रोजेक्ट चलता है आपको पेमेंट जो है वो आप इस प्रोजेक्ट से खाते रहेंगे मतलब आपको फिर फायदा ही फायदा है। ठीक है, ब्रेक इवन आप कब अचीव करेंगे, आप 3 महीने और 3 साल के बाद आप जो है ना इनिशियल कैश फ्लो अचीव कर लेंगे। ठीक हो गया। इधर प्रॉपर्ली इसको हाईलाइट भी किया गया है, तो आप इसको भी जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, कॉमरेटिव कैश फ्लोज बताएं आपको। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना वो 40,000 कहाँ पे लाया कर रहे हैं, 40,000 यहाँ पे लाया कर रहे हैं। ठीक है, तो 40,000 इन दोनों के बीच में आ रहा है। ठीक है, इसलिए क्या किया यहाँ पे इन्होंने इसको दिया। ठीक है, तो देखें पे बैक पीरियड टेक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लास्ट नेगेटिव कम्युलेटिव कैश फ्लो वैल्यू। ठीक है, तो 3.3 ईयर्स जो है ना आपके पास क्या आ रहा है, ये पे बैक पीरियड आ रहा है। अच्छा, अब इसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है, द मैनेजमेंट ऑफ बास्केट वंडर हैज सेट द मैक्सिमम पे बैक पीरियड ऑफ 3.5 ईयर्स फॉर अ प्रोजेक्ट ऑफ दिस टाइप। शुड दिस प्रोजेक्ट बी एक्सेप्टेड? यस डेफिनेटली, क्योंकि 3.35 ईयर्स को, तो यहाँ पे तो इन्होंने 3.35 दिया ना। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ नहीं यार, जो प्रोजेक्ट 2 साल में मुझे इनिशियल कैश फ्लो पूरा कर दे, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। तो इट इज प्योरली जो है ना वो सब्जेक्टिव है कि आप किसको लेते हैं। ठीक है ना, आप अपनी मर्जी से जो है ना इसको क्राइटेरिया को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है कोई हार्ड एंड फास्ट रूल इसमें नहीं है। अच्छा, इसके फायदे क्या है, इसके फायदे आपके सामने ये हैं कि इसको अंडरस्टैंड करना बहुत इजी है। ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत इजी है। मतलब आम बंदा भी कर सकता है कि लेट्स सपोज मैं 1 लाख रुपए जो है ना वो आईसीओ लगा रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ कभी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा साल। ठीक है ना, यहाँ पे ईयर्स आ जाएंगे और यहाँ पे कैश फ्लो आ जाएगा। लेट्स सपोज पहले साल मुझे 40,000 मिलते हैं, अगले साल मुझे 30,000 मिलते हैं, फिर मुझे 35,000 मिलते हैं। ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कट लगा देता हूँ। ठीक है, कि यहाँ पे मेरा जो कैश फ्लो है वो कितना हो गया है, 1,05,000 हो गया है। मतलब ये आईसीओ मुझे यहाँ पे अचीव हो गया है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कट लगा देता हूँ। तो ये भी एक तरीका है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने का। तो मतलब ये कहने का ये है कि ease to use and understand can be used as a measure of liquidity। लिक्विडिटी के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं इसको। easier to forecast straight than late time flows, तो ये भी आसान है हमारे पास। ठीक है, और वीकनेसेस में अगर इसमें देखें, डज नॉट अकाउंट फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को जो है कंसिडर नहीं करता। ठीक है, इसमें जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, डज नॉट अकाउंट टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, इसमें जो है ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी की कोई बात नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं। ठीक है, डज नॉट कंसिडर कैश फ्लो बियॉन्ड द पे बैक पीरियड। लेट्स सपोज आपने एक प्रोजेक्ट शुरू किया। ठीक है, 50,000 का प्रोजेक्ट है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, और लेट्स सपोज प्रोजेक्ट ए है, प्रोजेक्ट बी, 2 प्रोजेक्ट्स आपके पास। इसमें भी इसी तरीके से जो है ना वो आपके पास वो आ जाएगा कैश फ्लो। अब देखें, दोनों का क्राइटेरिया ये कि 3 साल के अंदर हमने इसको वो करना है, एक्सेप्ट करना है। ठीक है, तो 50,000 हमने दोनों प्रोजेक्ट्स पे लगाए। इसने शुरू में 10,000 दिए, फिर 30,000 दिए, फिर 20,000 दिए, अगले में जो है ये आ गया 8,000 के ऊपर, और फिर आ गया ये 1,000 के ऊपर, और छठे साल में प्रोजेक्ट खत्म हो गया। जबकि ये जो प्रोजेक्ट है ये 8,000 से शुरू हुआ, फिर 16 पे पहुंचा। ठीक है, 16 के बाद ये 24 पे पहुंचा, 24 से ये 44 पे पहुंचा,
ठीक है, 44 से ये 80 पे पहुंचा, 80 से होते हुए एक 30 पे पहुंचा। ठीक है, अब इशू क्या है, हमने कट कहां पे लगाया, कट यहां पे लगाया। कट यहां पे क्यों लगाया, कट यहां पे इसलिए लगाया कि ये प्रोजेक्ट आपको जो है इसने 3 साल के अंदर आपको 50,000 पूरे करके दे दिए, जबकि इस प्रोजेक्ट ने आपको 3 साल में 50,000 पूरे करके नहीं दिए। लेकिन इस कट के बाद जो हो रहा है वो किसी ने नहीं देखा। इस कट के बाद की जो वैल्यूज है उसको कोई एज्यूम नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को देखें ना, अगर आप प्रोजेक्ट बी को, तो प्रोजेक्ट बी थोड़ा स्लो स्टार्ट हुआ लेकिन उसका ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है। और जबकि प्रोजेक्ट ए को अगर आप देखें ना, तो प्रोजेक्ट ए ने जंप मारी है और जंप मार के फिर नीचे डिक्लाइन हो गया। तो अगर एक सिंपल क्वेश्चन आपके सामने रखा जाए कि आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, और मजे की बात ये है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये लॉन्ग रन के लिए जाता जा रहा है, और ये क्या है, लॉन्ग रन में क्या होगी, ये इधर ही रुक गया। तो पे बैक का एक नुकसान ये है कि ये जो आपको जो कट है ना, इस कट के बाद का जो हिस्सा है वो ये आपको नहीं बताता। ये पोर्शन है, यह पोर्शन या शेडेड पोर्शन, ये आपको नहीं बताता कि भाई इस कट के बाद का जो है ना कैश फ्लो उसकी क्या कंडीशन होगी। ठीक है, लिहाजा ये इसका एक नुकसान है। और उसके बाद जो है कट ऑफ पीरियड इज सब्जेक्टिव, कट ऑफ पीरियड भी आप अपनी मर्जी से लगा सकते हो। ठीक है ना, अब मैं कहता हूँ कि हम यहाँ पे कट लगाएं, अगर यहाँ पे कट लगता है तो ये प्रोजेक्ट सबसे बेस्ट है, लेकिन हमने कट कहाँ पे लगाया है, हमने कट यहाँ पे लगाया, और उसी के बाद ये प्रोजेक्ट क्या हो गया, उसी साथ ही कोलैप्स हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है पे बैक पीरियड था। होप इसमें आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर कोई इशू है तो आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अब अगला क्या है हमारे पास, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, IRR इसको लोग सिंपली बोलते हैं। IRR इज द डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कौन सा फैक्टर यूज हो रहा है, ये बेसिकली क्या है, डिस्काउंटिंग फैक्टर है, इसलिए इसको डिस्काउंट रेट बोलते हैं। ठीक है, तो डिस्काउंट रेट दैट इक्वेट्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर नेट कैश फ्लो फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट विद द प्रोजेक्ट्स इनिशियल कैश आउटफ्लो। ये क्या करता है, जो आपने इनिशियल कैश आउटफ्लो पे किया है या पे करेंगे, उसको आपके फ्यूचर कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू के बराबर ले आता है। ठीक है, मतलब ये जो फ्यूचर कैश इनफ्लोज हैं इसमें टाइम वैल्यू मनी को भी कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है ना, पे बैक पीरियड में क्या मसला था कि वो टाइम वैल्यू मनी को कंसीडर नहीं करता, लेकिन इसमें क्या है, ये टाइम वैल्यू मनी को कंसीडर कर रहा है डिस्काउंटिंग फैक्टर के साथ। ठीक है, ये देखें यहाँ पे टाइम फैक्टर इसमें इन्वॉल्व है, क्लियर है आपको, टाइम फैक्टर इसमें जो है वो मौजूद है। अच्छा, अब इसको आपने करना कैसे है, वही एग्जांपल हम लोग इसके ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे। तो देखें, पहले साल 10,000 आया, इसको आपने IRR के साथ प्लस करके, इस रेट के साथ प्लस करके लगा दिया। फिर दूसरे साल 12,000, आखिरी साल 7,000, तो साथ साथ आपने जो है ना ईयर्स को भी देखा। ठीक है, ईयर्स भी आपने देख लिया साथ में, और आपने जो है ना कैश फ्लो। अब मसला क्या है, मसला सिर्फ रह गया इस IRR का कि IRR का रेट कहां से आएगा। ठीक है, फाइंड एन इंटरनल इंटरेस्ट रेट IRR दैट कॉज डिस्काउंटेड कैश फ्लो टू इक्वल। ठीक है, तो हमने वो रेट मालूम करना है जिस पे इन वैल्यूज को डिस्काउंट करें तो हमारे पास क्या आ जाए, 40,000 आ जाए। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि IRR को हम लोग कैसे मालूम करेंगे। अच्छा, तो देखें, करना क्या है अभी, सबसे पहले देखें आपके पास जो है ना, आप दो रेट ले लेंगे, एज्यूम करेंगे, मैं कहता हूं 10% या 15%, दो रेट लेंगे कि IRR जो है वो इन दोनों रेटों के दरमियान में है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस आप निकाल लेंगे। ये जो 0.05 है ये बेसिकली कहां से आया, 0.15 माइनस 0.10, डिफरेंस बिटवीन
टू रेट्स। ठीक है, ये सारी अजम्पशन की बात है, सब हम लोग एज्यूम करेंगे। ठीक है, अच्छा इस रेट पे आपके पास जो अमाउंट आ रहा है वो ये आ रहा है 41,444, और आपको IRR पे जो वैल्यू आनी चाहिए वो कितनी है, वो 40,000 है ना। देखें यहाँ पे IRR पे वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 40,000 आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब अगर आप डिस्काउंट रेट ये लगाते हैं 15% तो वैल्यू आपकी कम हो गई है, ये वैल्यू हायर हो गई है। ठीक है, और ये वैल्यू लो हो गई है। अब आपको ऐसा रेट चाहिए, IRR वो रेट है जिस पे आपका इनिशियल कैश आउटले जो बराबर हो जाते हैं, इनिशियल कैश आउटले या आउटफ्लो जो बराबर हो जाते हैं। अगर हम 10% का रेट लगाते हैं तो इस पे वैल्यू ज्यादा हो जाती है, अगर हम 15% का रेट लगाते हैं तो वैल्यू जो है वो 36% हो जाती है। मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में ही कोई रेट है, और वो रेट क्या है उसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है, ये कैसे आया आपके पास 41,000 माइनस 40,000, तो 1,444 आपके पास यहाँ पे डिफरेंस आ गया। ठीक है ना, इस डिफरेंस को अच्छा, और उसके बाद जो है फिर आपने क्या करना है, फिर आपने डिफरेंस मालूम करना है इन दो वैल्यूज के बीच में, ये जो दो रेट हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस मालूम करना है। ठीक है, तो ये कैसे आया आपके पास 41,444 माइनस 36,848, तो आपके पास क्या आ जाता है 4,603 आ जाता है। अब क्या करना है, इसको फॉर्मूला में पुट करने से x डिवाइडेड बाय 0.05 जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस था, इसको इस पर डिवाइड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर है इसके 0.0157। अब इस x को क्या करना है, IRR को आपने क्या कैसे कैलकुलेट करना है, IRR is equal to lower rate plus x। तो लोअर रेट आपके पास क्या है, दिस वन 10% 0.10 प्लस x 0.157। तो देखें आपके पास इन दोनों को जब प्लस करते हैं तो हमारे पास 0.1157 बनते हैं या 11.57%। तो अब अगर आप ये जो खाली वैल्यूज हैं इधर आप पुट कर दें 11.57, ठीक है, या इधर आप पुट कर दें 0.1157, ठीक है, 0.1157, ठीक है, इधर भी इसी तरीके से, और ये लास्ट जो वैल्यू है। तो आप देखेंगे कि ये जितनी कैलकुलेशन है ये 40,000 के बराबर होगी, जितनी भी कैलकुलेशन आप करेंगे वो 40,000 के बराबर होगी। और यही बेसिकली वो रेट है, यही वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है जिसमें आपने क्या कर दिया, इसको डिस्काउंट किया। ठीक है, अब इसका क्राइटेरिया क्या है, इसका क्राइटेरिया भी जो है वो सिंपल है। द मैनेजमेंट ऑफ BW has determined that the hurdle rate is 13% for the project of this type। hurdle rate बस इंडस्ट्री में उन्होंने कहा कि भाई ये 13% एक रेट है, ठीक है ना, या अगर आपको इस पे 11.57% रिटर्न मिल रहा है तो लेट्स सपोज बैंक आपको 13% का इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है, बैंक आपको 13% इंटरेस्ट दे रहा है और इतनी ख्वारियां करने के बाद, इतनी कैलकुलेशंस करने के बाद और इतना अर्सा इंतजार करने के बाद भी आपको जो है ना वो प्रॉपर रिटर्न नहीं मिलता, जो है वो इससे कम है, तो डेफिनेटली यू विल गो फॉर दिस और नॉट। तो यहाँ पे देखते हैं, शुड दिस प्रोजेक्ट बी एक्सेप्टेड, नो, द फर्म विल रिसीव दिस अमाउंट फॉर ईच डॉलर इन्वेस्टेड एट दिस प्रोजेक्ट अ कॉस्ट ऑफ 13%। तो आपकी जो कॉस्ट है वो 13% है,
और आपको जो प्रॉफिट है वो इतना है, तो इसमें क्या हो रहा है, आपको नुकसान हो रहा है, तो डेफिनेटली यू विल नॉट एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। ठीक है, अभी आते हैं हम लोग तीसरे मेथड की तरफ। तीसरी टेक्निक को हम लोग डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसमें पहले इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस देख लेते हैं। अकाउंट्स देखें, इसमें एक खास बात ये है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है। ठीक है ना, कंसीडर ऑल कैश फ्लो, सारे कैश फ्लो को जो है ना वो कंसीडर करता है, और लेस सब्जेक्टिव है। ठीक है, मतलब इसमें जो हर्डल रेट है, डेफिनेटली आपने कॉस्ट तो कैलकुलेट की होती है, तो आपको पता चल जाता है कि यार अगर मुझे 11% मिल रहा है और मेरी कॉस्ट 13% है, डेफिनेटली हमने इसको नहीं करना। ठीक है, assume all cash flows reinvested at the IRR, हर एक कैश फ्लो को आपने जो है ना IRR के ऊपर जो है ना डिस्काउंट करना होता है, ये इसमें मसला है। और डिफिकल्टीज विद द प्रोजेक्ट ब्रेकिंग्स एंड मल्टीपल IRRs, जब आपके पास IRR ज्यादा आ जाए फिर आप क्या करेंगे। ठीक है ना, एक और जो वीकनेसेस जो हमने इसमें नोटिस किया वो ये कि IRR की कैलकुलेशन बजाते खुद एक डिफिकल्ट अमल है। ठीक है ना, तो इस वजह से भी जो है इसको ज्यादा प्रेफर नहीं किया जाता है। ओके, नाउ द बेस्ट मेथड, जिसको सबसे बेस्ट कंसीडर किया जाता है, वो है आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू, NPV. NPV is the present value of an investment project net cash flow minus the project initial cash outflow. ये क्या करता है, NPV डिवाइड करता है, इसमें भी डिस्काउंटिंग फैक्टर है, कैश फ्लो को डिवाइड करता है। ठीक है ना, और आखिर में आपको क्या बताता है कि ICO में से माइनस करने के बाद आपको पता चलता है कि इस प्रोजेक्ट में आपको कुछ बचत हो रही है या नहीं हो रही। अब देखें, बास्केट बंडल ने क्या किया कि हैज डिटरमाइंड एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट उन्होंने मालूम किया कि ठीक है ना फॉर दिस प्रोजेक्ट के 13% डिस्काउंट रेट है, और इस डिस्काउंट रेट के ऊपर इन्होंने क्या कर दिया, हर एक फैक्टर को डिस्काउंट कर दिया। ठीक है, डिस्काउंटिंग कर दी हर एक फैक्टर की, और एट द एंड आपके पास जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट आपको क्या बताता है। अच्छा, रिजल्ट किधर आया, ये आ रहा है। ठीक है, ये जो रिजल्ट आता है इसके बाद इसको जब हमने फाइनल कैलकुलेट किया सब वैल्यूज, ठीक है, ये आ गई है। इसके बाद हमने 40,000 को जब माइनस किया तो हमारे पास NPV आ रहा है माइनस में, माइनस 1428। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे इतने कैश आउटफ्लो आ रहे हैं। ठीक है, कैश आउटफ्लो एक्चुअल आपका क्या है ये शो हो रहा है ना, लेकिन जब उस पर टाइम वैल्यू मनी अप्लाई करते हैं तो देखो 7,000 क्या बन गए, 3,801 बन गए, क्योंकि इसमें टाइम वैल्यू मनी को इन्वॉल्व किया गया है। ठीक है, टाइम वैल्यू मनी पे इसको डिस्काउंट किया गया है कि भाई अगर आप आज ये पैसे इन्वेस्ट करते हो तो उसकी कीमत ये होगी। ठीक है ना, तो एट द एंड आपको ये पता चलता है कि जितने कैश इनफ्लो आपके पास आ रहे हैं उसके अगेंस्ट जब आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास ये अमाउंट आएगा, माइनस में आएगा NPV। तो माइनस NPV का मतलब ये है कि द प्रोजेक्ट NPV is negative. This means that the project is reducing shareholders' wealth. और आप सबको पता है कि मैनेजर जो होता है, फाइनेंस मैनेजर का मोटिव क्या होता है, टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर वेल्थ। ठीक है ना, तो अब मैं आपको यहाँ पे क्राइटेरिया बता देता हूँ सिंपल NPV का। इफ NPV इज इक्वल टू 0, या पहले बात करते हैं NPV इज पॉजिटिव, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। ठीक है, एंड इफ NPV इज नेगेटिव, रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। ठीक है, और अगर NPV 0 तब क्या करेंगे, अगर NPV 0 आ गई आपकी, ठीक है, मतलब आपको ये पता चला कि आप जितने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, 0, मतलब जितने इन्वेस्ट करोगे उतने पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप फिर देखोगे, आप पे डिपेंड करता है, मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि भाई अगर आपने किसी कंपटीटर के साथ जो है मुकाबला करना है
और आप चाहते हो कि ये प्रोजेक्ट उसको ना मिले, तो आप क्या करोगे, आप उसको फिर भी ले लोगे कि यार चलो नुकसान तो नहीं है ना, ठीक है, अगर फायदा नहीं है तो नुकसान भी नहीं है, लेकिन उसमें फायदा ये होगा कि आपके कंप्यूटर से वो प्रोजेक्ट जो है वो चला जाएगा, ठीक है। तो एनपीवी पॉजिटिव है तो स्ट्रेट अप एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, एनपीवी नेगेटिव है तो कोई भी जरूरत नहीं प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करने की। इफ एनपीवी इज जीरो सो इट डिपेंड अपॉन द मैनेजमेंट, क्लियर, ओके। सो अब बेनिफिट्स क्या है, कैश फ्लोज एज्यूम टू बी रीइन्वेस्टेड एट हर्डल रेट, हर्डल रेट के ऊपर हमने जो है ना वो सारे उसको कर लिया है, ठीक है ना। अकाउंट्स फॉर टाइम वैल्यू मनी कंसीडर ऑल कैश फ्लो, जैसे कि मैंने आपको बताया डिफरेंस, may not include many zero option embedded in the project, ठीक है, वो